Hello everyone, myself Devkant Sharma, Associate Professor Chaudhary Devilal College of Pharmacy, Jagadri. Today our topic of discussion is ICH guidelines. In this discussion, we will discuss introduction of ICH, need for harmonization, origin of ICH, evolution of ICH, objective of ICH, ICH members, process of ICH and ICH guidelines. Now, introduction. ICH stands for International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use. Now we will ICH is full form of ICH is International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use. This ICH is an international non-profit association which is unique in bringing together the regulatory authorities and pharmaceutical industries. ICH guidelines क्या होती है? They are important to bring together रेगुलेटरी अथॉरिटी और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दोनों को इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे ये लाते हैं, where European Union, Japan and the USA involved in scientific and technical discussion of testing procedures which is required to assess and ensure the safety, quality and efficacy of medicines. ICH guidelines में यूरोपियन यूनियन, जापान और यूएसए इन तीनों के बीच एक डिस्कशन हुआ है टेस्टिंग प्रोसीजर को लेके, और these testing procedures are very effective for the safety, quality और efficacy of medicine. और these safety, quality and efficacy, these are the three pillars which are most important for health of patient. Okay. Next, ICH guidelines accepted as law in several countries to ensure and access the quality, safety, efficacy of medicines, but are only used as guidance for the US Food and Drug Administration. ICH guidelines को कुछ कंट्रीज ने क्या किया है, उनको एक लॉ की तरह इम्प्लीमेंट कर दिया है ताकि उन मेडिसिन की क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को मेंटेन करके रख सके. लेकिन कुछ कंट्रीज जस्ट लाइक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है, आईसीएच गाइडलाइंस को एज ए गाइडेंस यूज किया है. किसके लिए? यूएसएफडीए, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. नेक्स्ट इज each regulatory co-sponsor implements the guidelines according to its national and regional requirement. कोई भी कंट्री, को स्पॉन्सर मीन्स द कंट्री विच इंप्लीमेंट द आईसीएच गाइडलाइंस, कोई भी कंट्री इन आईसीएच गाइडलाइंस को अपने रीजनल और नेशनल रिक्वायरमेंट के साथ इंप्लीमेंट करती है, एंड दे आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद एनी रीजनल रिक्वायरमेंट्स. और इन गाइडलाइंस को किसी भी रीजनल रिक्वायरमेंट्स के कॉम्बिनेशन में ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, need to harmonize. Why we need harmonization? First, many time consuming and expensive test procedures in order to market new products internationally. कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अपने किसी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने के लिए, एक से ज़्यादा कंट्रीज में सेल करने के लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करती है, एक्सपेंसिव टेस्ट को प्रोसीजर फॉलो करती है. क्यों करती है? क्योंकि उनके पास आईसीएच गाइडलाइंस नहीं है, और इन आईसीएच गाइडलाइंस के बिना इन प्रोसीजर्स को फॉलो करने के बाद तो क्या हो जाता है, कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होती है तो हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी कॉस्टली हो जाती है. और देयर इज डाइवर्जेंस इन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. इस कंसेप्ट को हम ऐसे समझ सकते हैं, होल वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 4 जोन. हम पूरे वर्ल्ड में 4 जोन हैं जिनमें अलग अलग कंट्रीज को डिवाइड किया गया है.
जैसे जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। हर जोन का टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होती है। जैसे जोन 1 है, इस जोन 1 को हम टेम्परेट जोन भी बोलते हैं। जोन 2 है, जोन 2 को हम सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। जोन 3 को हम हॉट ड्राई जोन बोलते हैं। जोन 4 को हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। अब सबका क्लाइमेट कंडीशन अलग अलग है, लेकिन इन सब जोन में अलग अलग कंट्रीज अगर सेम मेडिसिन को सेम डोजेस फॉर्म सेम मेडिसिन को बनाती हैं तो क्या होगा, उनकी जो क्लाइमेट कंडीशंस है वो अलग होगी। लेकिन अगर आईसीएच गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा तो हर कंट्री में सेम एफिशिएंसी के साथ मेडिसिन मिलेगी। नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ आईसीएच। Harmonization of regulatory requirements was pioneered by European Union, Europe in 1980s as the Europe moved towards the development of single market. यूरोपियन यूनियन ने ही आईसीएच को पायनियर किया था इन 1980s में, जब यूरोप की मूवमेंट थी डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है। नेक्स्ट, द सक्सेस अचीव्ड इन यूरोप डिमोन्स्ट्रेशन दैट हार्मोनाइजेशन वाज फिजिबल। यूरोप ने देखा कि हार्मोनाइजेशन फिजिबल प्रोसेस है, इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसी टाइम यूरोप, जापान एंड यूएस तीनों के बीच डिस्कशन था फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्मोनाइजेशन, और इसी के बाद आईसीएच द बर्थ ऑफ आईसीएच टुक प्लेस इन ए मीटिंग इन अप्रैल 1990। In this meeting, topics were selected for harmonization would be divided into safety, quality, and efficacy to reflect the three criteria which are the basis for approving and authorize new medicinal products. इस मीटिंग में ही आईसीएच हार्मोनाइजेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी। Next, evolution of ICH. Evolution of ICH, we can study this in divided by 3 decades: first decade, second decade, third decade. In first decade, the first 10 years, फर्स्ट डिकेड में सबसे पहले देखा गया कि आईसीएच गाइडलाइंस को फॉलो करने से उसकी डेवलपमेंट में प्रोग्रेस होती है, जिससे सेफ्टी, क्वालिटी और एफिकेसी मेंटेन रहती है। सेकंड डिकेड में आईसीएच गाइडलाइंस को आईसीएच रीजन्स में इम्प्लीमेंट किया गया। इम्प्लीमेंट मीन्स अप्लाई किया गया। थर्ड डिकेड में बेनिफिट्स को, हार्मोनाइजेशन के बेनिफिट को आईसीएच रीजन से अलग रीजन्स में, जिनमें आईसीएच रीजन को फॉलो नहीं किया गया, उन तक एक्सटेंड किया गया। वहाँ के उन रीजन्स के लोगों को ट्रेनिंग, मतलब उन रीजन्स में जो कंपनीज हैं उनको ट्रेनिंग दिया गया और गाइडलाइन की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन कराया गया। तो दीज वर द इवोल्यूशन ऑफ आईसीएच by first decade, second decade and third decade. Now we will discuss objectives of ICH. It promotes public health by early availability of drug in the market. Next, maintaining safeguards on quality, safety and efficacy. It improves the efficiency of new drug development, reduce the registration cost, less expensive drugs for patient, prevent the duplication of clinical trials in humans, minimize the animal use without compromising in safety, efficacy of the product, mutual acceptance of the clinical data by regulatory authorities, reducing testing duplication. So these were the objectives of ICH. Now we will discuss ICH members. So first member is European Union, second EFPIA, European Federation of Pharmaceutical Industries Association, MHLW, Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan, JPMA, Japan Pharmaceutical Manufacturers
एसोसिएशन, यूएसएफडीए यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, PHRMA फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ऑब्जर्वर्स like WHO, World Health Organization, TPP, Trans-Pacific Partnership, Canada, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers Association. So these all are the members of ICH. Next, ICH process. कैसे ICH को हम पूरी प्रोसेस कैसे होती है ICH की? तो इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है कि साइंटिफिक एग्रीमेंट कंसेंसस वाज बिल्ड। सबसे पहले साइंटिफिक एग्रीमेंट्स बिल्ड किए जाते हैं। एग्रीइंग ऑन द ड्राफ्ट टेक्स्ट, उनके द्वारा जो ड्राफ्ट तय किया जाता है उनको एग्री किया जाता है। कंसल्टिंग रीजनल रेगुलेटरी एजेंसीज, रीजनल एजेंसीज रेगुलेटरी एजेंसीज के साथ कंसल्ट किया जाता है। हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस को अडॉप्ट किया जाता है और उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंट मीन्स अप्लाई किया जाता है। तो दीज 5 steps are in for the process of harmonization. Next, ICH guidelines. ICH guidelines को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज क्वालिटी गाइडलाइंस, सेकंड इज सेफ्टी गाइडलाइंस, थर्ड इज एफिकेसी गाइडलाइंस and fourth is multidisciplinary guidelines. Now we will discuss all these guidelines one by one. First is quality guidelines. Quality guidelines में include किया गया है stability studies को, impurity tests को, more flexible approach to pharmaceutical quality based on good manufacturing practice. इन चीजों को क्वालिटी गाइडलाइंस में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इज सेफ्टी। सेफ्टी गाइडलाइंस को अडॉप्ट करके कार्सिनोजेनिसिटी, जीनोटॉक्सिसिटी और रिप्रोटॉक्सिसिटी को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, एफिकेसी। The work carried out by ICH under the efficacy heading is concerned with the design, conduct, safety and reporting of clinical trials. तो एफिकेसी गाइडलाइंस में क्लिनिकल ट्रायल्स को डिजाइन करना, उनको कंडक्ट करना, सेफ्टी को और उनकी रिपोर्टिंग को इंक्लूड किया गया है। इट आल्सो कवर्स नोवेल टाइप ऑफ मेडिसिन्स डिराइव्ड फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड द यूज ऑफ फार्माकोजेनेटिक्स genomics techniques to produce better targeted medicines. Novel drug delivery system is also developed by efficacy guidelines. Novel drug delivery system क्या होता है? जो भी नई ड्रग्स डिराइव की जाती है वो सारी की सारी गाइडलाइंस एफिकेसी गाइडलाइंस के अंडर में पुट की गई है। नाउ मल्टीडिसिप्लिनरी गाइडलाइंस, These are the cross-cutting topics, जो टॉपिक किसी भी ना तो क्वालिटी गाइडलाइंस में फिट होते हैं, ना सेफ्टी गाइडलाइंस में फिट होते हैं, नई एफिकेसी गाइडलाइंस में फिट होते हैं। ऐसे टॉपिक्स को एक मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस के अंडर में रखा गया है। इनके अंडर में आते हैं जस्ट लाइक MDRA, मेडिकल डिक्शनरी ऑफ रेगुलेटरी एक्टिविटीज, CTD, Common Technically Document, and ESTRI, Electronic Standards for the Transfer of Regulatory Information. So these are the 4 guidelines: quality guidelines, safety guidelines, efficacy guidelines, and multidisciplinary guidelines. Now, quality guidelines. These guidelines, ये गाइडलाइंस का जो टॉपिक है बहुत ही वार्ड है, बहुत ही लंबा है। इनको अभी इस स्लाइड में इस डिस्कशन में मैंने दिखाया है कि केवल किस टाइप से गाइडलाइंस होती है। अगर क्वालिटी गाइडलाइंस की बात करें तो इनको हम सिग्निफाइड करते हैं
the word Q, quality for Q. So Q1A, from Q1A to Q1F, these are the stability guidelines under the heading quality guidelines. Q2 analytical validation guidelines under the heading quality guidelines. Q3A to Q3D impurities, Q4 to Q4B pharmacopoeias, and so on up to Q14 analytical procedure development. तो ये सब कौन कौन सी हेडिंग आती हैं? क्वालिटी गाइडलाइंस की हेडिंग आती है। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज सेफ्टी गाइडलाइंस. Safety guidelines are signified by the word S, and here we can see from S1A to S1C carcinogenicity studies, S2 genotoxicity studies, guidelines under safety guidelines, and so on up to S11 non-clinical pediatric safety. So these all are the headings of safety guidelines. Next, efficacy guidelines, uh, signified by the word E, and E1 is clinical safety for drugs used in long-term treatment. From E to A to E to F, pharmacovigilance guidelines under the heading of efficacy guidelines, and so on up to E18 guidelines, genomic sampling. So these are the headings of efficacy guidelines. Next is multidisciplinary guidelines, signified by the word M, and M1 MDDRA terminology, medical dictionary for regulatory affairs terminology, M2 for electronic standards, M3 for non-clinical safety studies, and up to M10 bioanalytical method validation. So these are the guidelines under multidisciplinary guidelines. Thank you.